हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सीलरेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। इसमें हमने एक्सीलरेशन में नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बारे में पढ़ा था। नाइट्रोजीनियस वेस्ट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म में कैसे रिमूव होता है। आज हम एक्सीलरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सीलरेटरी ऑर्गन के द्वारा ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव किया जाता है। पहले बेटा हम लोअर ऑर्गेनिज्म को लेंगे और फिर हायर ऑर्गेनिज्म को। फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा के अंदर, अमीबा क्या है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हमेशा नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रूप में क्या रिमूव करेंगे? अमोनिया को रिमूव करेंगे। तो अमीबा जो है वो अमोनिया को रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। किस तरह से रिमूव करता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव करता है। और किसके द्वारा मूव करता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अमीबा डिफ्यूजन से अमोनिया को रिमूव कर देता है वाटर के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या आती है? क्योंकि ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो हमने ऑस्मोसिस पढ़ी है 10th क्लास में। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है कि जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वाटर की मूवमेंट होगी अंदर की तरफ। तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो वाटर जो है अंदर एंटर करेगा। जब भी ये अमोनिया को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रिमूव तो कर देगा, बट वाटर की प्रॉब्लम आएगी, एक्सेस वाटर की, जो सेल के अंदर एंटर कर गया है उसे भी रिमूव करना है। तो उसे रिमूव करने के लिए अमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, जिसमें विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स ये एक्सेस वाटर आ करके इकट्ठा होता है। एक्सेस वाटर आ करके इकट्ठा हो जाता है इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में अमीबा के पास विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब्यूल्स। दैट ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पोंजियोम। इन ट्यूब्यूल से बॉडी का सारा वाटर आकर के इकट्ठा हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरह से इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आकर के इकट्ठा हो जाता है ट्यूब्यूल से। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में अमीबा यहाँ पर एक टेम्परोरी पोर रखता है सेल मेम्ब्रेन के पास, जिससे ये एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है। टेम्परोरी पोर रखता है। वहीं पैरामीशियम में भी ऐसा ही होता है, बट यहाँ पैरामीशियम में टेम्परोरी पोर की बजाय परमानेंट पोर देखने को मिलता है, जो एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। प्रोटोजोआ पढ़ा हमने। प्रोटोजोआ में जो एक्सीलरेटरी मैटर है वो अमोनिया रहेगा। अमोनिया को रिमूव करेगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट इसमें अमोनिया के साथ साथ एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, इसकी सेल के अंदर एक्सेस वाटर जमा हो जाता है। इस एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन बनाने के लिए इसके पास एक पार्ट होता है जिसे एक्सेस वाटर को एक्सीलरेटरी वेस्ट के रूप में रिमूव किया जाता है, जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इस ट्यूब्यूल के द्वारा इस पूरी बॉडी का ये जो एक्सेस वाटर वो आके इकट्ठा होता है और इसे टेम्परोरी पोर से रिमूव कर दिया जाता है। वहीं पैरामीशियम में ये टेम्परोरी पोर ना होके परमानेंट होता है। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में? प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ कैसे अपने वेस्ट मैटर को रिमूव करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आता है बेटा स्पंज। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म स्पंज। स्पंज के अंदर एग्जाम्पल लेंगे स्पोंजिला। ये भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। इसमें भी क्योंकि एक्वाटिक है रिमूव होगी अमोनिया रिमूव होगी। और अमोनिया को रिमूव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, जो हमने प्रोटोजोआ में करा था।
डिफ्यूजन प्रोसेस और बाय सेल मेम्ब्रेन, बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन से रिमूव हो जाएगा। इसमें भी एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम आएगी और वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ही रिमूव किया जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम जो एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम है ये सिर्फ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में आती है बेटा, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में, मैराइन वाटर में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। थर्ड जो ऑर्गेनिज्म आएगा जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, सिलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। हम सभी पता है, छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रही हैं। हाइड्रा के अंदर जो एक्सक्रीटरी वो रहेगा, मैटर रहेगा, वो भी अमोनिया रहेगा, क्योंकि हाइड्रा भी क्या है, मैराइन वाटर में पाया जाता है, तो इसमें एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिलेगी। बट इसमें रिमूवल कैसे होगा, इस तरह का होता है कुछ स्ट्रक्चर हाइड्रा का। ये टेंटेकल्स हैं और इसकी जो बॉटम सरफेक्स है, जो बॉटम पार्ट है इसका, वो नीचे अटैच होता है सरफेक्स से। तो इसमें जो रिमूवल होता है, ये जो इसकी सेल है ये अमोनिया रिमूव करती हैं इस तरह से, और यहाँ से वाटर आता है, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि इसके अंदर ब्लाइंड सैक होता है, एक एंड से बंद होता है और एक एंड से ओपन होता है। तो वाटर इस तरह से एंटर करेगा फ्लो के साथ। तो इस वाटर के अंदर ही, जब ये वाटर एंट्री लेगा तो इस वाटर के अंदर ही अमोनिया रिमूव हो जाएगी सेल के थ्रू और फिर बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इसमें हाइड्रा के अंदर विद द हेल्प ऑफ ए कैविटी और स्पोंजोसील, दैट कैविटी इज नोन एज स्पोंजोसील, with the help of this cavity and with the help of flow of water, cells of hydra remove ammonia into this water and water is come outside। हाइड्रा के अंदर इस तरह से अमोनिया का रिमूवल होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म लेते हैं हम, जिसमें आगे जाते हैं बेटा। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े हमने ये थे लोअर ऑर्गेनिज्म, बट अब जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म आएंगे धीरे धीरे। सेल लेवल से हम टिश्यू लेवल की तरफ चलेंगे, टिश्यू से ऑर्गन लेवल तक जाएंगे। डाइवर्सिटी पढ़ी यहाँ हमने उसी के अकॉर्डिंग। तो अब आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें स्पेशल ऑर्गन देखने को मिलते हैं एक्सीरेशन के लिए, स्पेशल ऑर्गन देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लेते हैं सबसे पहले फ्लैटवोम्स, प्लेटीहेल्मिन्थस, जिसमें लीवर फ्लूक, टेपवोम, प्लेनेरिया, ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं। इनमें देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। इनमें एक्सक्रीटरी मैटर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा अमोनिया, बट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो भी देखने को मिलेगा इनमें। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ नहीं होगा, एक स्पेसिफिक ऑर्गन देखने को मिलेगा और उस ऑर्गन को कहते हैं हम प्रोटोनेफ्रिडिया। ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है इसके अंदर इंटरनल ओपनिंग एब्सेंट होगी, एंड सिंगल इंटरनल ओपनिंग एब्सेंट होगी, एक्सटर्नल ओपनिंग आर प्रेजेंट, ओपनिंग इज प्रेजेंट होगी, जिससे ये अपना एक्सक्रीटरी मैटर रिमूव करेगा। इस प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर फ्लेम सेल होती हैं। क्या होती हैं? फ्लेम सेल। पॉइंट टू बी नोटेड, फ्लेम सेल कंपटीशन में, नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है कि फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कौन से ऑर्गेनिज्म में करती है। फ्लेम सेल फ्लैटवोम में करती हैं।
प्लेटी हेलमिंथिस में करती हैं। फ्लेम सेल क्या होती है, क्यों होती है प्रोटोनेफ्रीडिया में, इन्हें फ्लेम सेल ही क्यों कहते हैं, देखते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इसका, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ दूसरा टिब्यूल शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट टिब्यूल, इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगी। और यहाँ एक सिंगल ओपनिंग जो बाहर की साइड ओपन होगी, एक्सटर्नल ओपनिंग। इंटरनल कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है, इसे कहते हैं एक्सिलेटरी पोर, एक्सिलेटरी पोर। दैट इज सीलिया, सीलिया प्रेजेंट। ये सेल जो इस प्रोटोनेफ्रीडिया में प्रेजेंट है इसे कहेंगे फ्लेम सेल। फ्लेम सेल कैसे होता है इस ऑर्गन के थ्रू, दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट इन फ्लैटवर्म, लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया एंड प्लेटीहेलमिंथिस। There it very much helpful for exhalation of ammonia, for exhalation of ammonia. How? Protonephridia cell have some flame cell. Why it is known as a flame cell? फ्लेम समझते हैं आप, कैंडल के जो ऊपर लाइट वो जला देते हैं हम, कैंडल को लाइट कर देते हैं तो ऊपर फ्लेम प्राप्त होती है, उस तरह से ये फ्लेम की तरह लगती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम की तरह लगते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी फ्लेम की तरह सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और जब ये सीलिया बीट करते हैं तो पूरी बॉडी का एक्सीलेटरी मैटर जो अमोनिया है वो यहाँ करके इकट्ठा हो जाता है फोर्स के साथ। जब सीलिया फोर्स लगाते हैं, बीट करते हैं, फ्लेम की तरह एक्ट करते हैं तो पूरी बॉडी का लीवर फ्लूक का जो एक्सीलेटरी मैटर है वो इस सेल में आकर के इकट्ठा हो जाता है। और फिर विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स पूरी बॉडी का सर्कुलेट करके, पूरी बॉडी का इकट्ठा होकर के विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स इस एक्सटर्नल ओपनिंग से, इस एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। इंटरनल ओपनिंग यहाँ अब्सेंट है, इंटरनल एक भी ओपनिंग यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है प्रोटोनेफ्रीडिया में। तो प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या मैकेनिज्म रहेगा, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल प्रत्येक टिब्यूल में, प्रत्येक टिब्यूल में इस तरह से फ्लेम सेल और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया बीट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, पूरी बॉडी का जो अमोनिया है वो इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इस ट्यूब्यूल में अमाउंट को वो कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ से ये विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सीलेटरी पोर या एक्सटर्नल ओपनिंग अमोनिया को बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। साथ के साथ ये जो फ्लैटवर्म है इसमें ये एंडोपैरासाइट हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इससे डिफरेंट तरह की डिजीज़ हो जाती हैं हमारे इंटेस्टाइन में, ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें इसी वजह से कोई भी इंटरनल ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती, एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो ये पढ़ा हमने प्लेटीहेलमिंथिस के बारे में। अब नेक्स्ट आता है राउंड वोम। राउंड वोम के अंदर कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है एक्सीलेशन के लिए। राउंड वोम, राउंड वोम एग्जाम्पल एस्केरिस, एस्केरिस एग्जाम्पल है। इनके अंदर एक्सीलेटरी मैटर रहेगा, एक्सीलेटरी मैटर रहेगा वही अमोनिया। एंड एक्सीलेटरी ऑर्गन के रूप में जो काम करती हैं वो सेल होती हैं रिनेट सेल, जिन्हें एच शेप्ड सेल होने के कारण एच शेप्ड सेल भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर
कुछ इस तरह का होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसमें ये दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के रूप में। यहाँ सेल का न्यूक्लियस होता है और इस तरह से ये सेल्स होती हैं जिन्हें कैनिक्यूली सेल्स बोलते हैं, कैनिक्यूली सेल्स। और एक पोर, इसमें भी फ्लैटवर्म की तरह एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे एक्सटर्नल पोर कहते हैं, एक्सटर्नल पोर। ये सेल होती हैं ऐसे ही, इनमें कोई भी पोर प्रेजेंट नहीं होता है। इस तरह से राउंड वॉर्म जो है वो अपना सारा एक्सक्रीटरी मैटर इस कैनिक्यूली की फोर्स की वजह से इकट्ठा करता है और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सक्रीटरी पोर रिमूव कर देता है। इसमें एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया तो होता ही होता है, साथ ही साथ अमोनियम आयंस भी एक्सक्रीटरी मैटर होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, with the help of cell membrane और by the process of diffusion रिमूव किए जाते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कैनिक्यूली सेल और रीनट सेल इन राउंड वॉर्म, इन राउंड वॉर्म और एसके हेलमिंथेस। तो आज हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हमने डिस्कस किया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहा, डिफ्यूजन का प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। स्पंज के बारे में डिस्कस किया, स्पंज में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हाइड्रा में खुद उसकी एक कैविटी जिसमें वाटर फ्लो होगा विद ग्रेटर प्रेशर से, देन आउट अमोनिया विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर फ्लो। एंड डिस्कस किया फ्लैटवर्म के बारे में। फ्लैटवर्म में हमने प्रोटोनेफ्रिडिया को समझा। प्रोटोनेफ्रिडिया में जो फ्लेम सेल होती है उन्हें फ्लेम सेल क्यों कहा जाता है, कैसे क्या मैकेनिज्म रहता है। और हमने राउंड वॉर्म के अंदर कैनिक्यूली सेल और रीनट सेल के बारे में पढ़ा। अब बात आती है कि कंपटीशन के अंदर क्या पूछा जाता है। ये जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है इसमें कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन कवर होते हैं। पूछा जाता है आपसे कि फ्लैट वॉर्म ना पूछ के ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि फ्लेम सेल किसमें प्रेजेंट होती हैं, तो आप क्या करेंगे फ्लैट वॉर्म में और प्लेटी हेलमिंथेस में। नेक्स्ट पूछेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया सेल किसमें प्रेजेंट होती है, क्या इसमें इंटरनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है? नो इंटरनल ओपनिंग इज प्रेजेंट, ओनली एक्सटर्नल ओपनिंग आर प्रेजेंट। दोज हेल्प इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट पूछेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोआ में क्या काम करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ओस्मोरेगुलेशन का काम करता है। कैसे करता है पढ़ा आपने, क्योंकि अमीबा एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है तो उसे एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उसको रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। रीनट सेल जो हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का किस में काम करती हैं? राउंड वॉर्म में। तो आज हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा। अभी बचते हैं एनालिडा के अंदर पढ़ेंगे हम, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ेंगे क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। और नेक्स्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैमल्स में क्या कुछ होता है। थैंक यू।